नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। देखिए, खान सर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि खान सर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। खान सर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर खान सर अपनी दुकान चला रहे हैं। अभ्यर्थियों ने खान सर पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे खान सर से कुछ अभ्यर्थी उस वक्त नाराज हो गए जब खान सर अचानक बीच में ही आंदोलन छोड़कर चले गए। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां भारी संख्या में छात्र इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन खान सर बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि खान सर के बीच में ही जाने की वजह क्या रही, ये किसी को समझ में नहीं आया। बता दें कि खान सर और गुरु रहमान जब छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी कुछ छात्रों ने इनका विरोध किया था और कोचिंग संचालकों पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। का दुकानदारी ऐसे ही चल रहा है। एक शिक्षक कभी इस तरह का दुराचारी नहीं हो सकता है। तमाम प्रकार का अनर्गल कमेंट करता है वो खान। शिक्षक जो है एक मर्यादा में रहता है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देने के सिवा उसका अपना स्वहित कुछ नहीं होता है। लेकिन खान इकलौता इंसान है, जैसे ही मैंने उसको चुनौती दिया कि तुम सरकार खिलाफ बोलो, खान तुरंत यहाँ से भाग निकला और उसको हम पकड़ने के लिए आए थे। अगर पकड़ा जाता तो खान को जबरदस्ती लेके जाते, चल अब बोल छात्रों के खिलाफ। लेकिन खान के समझिए कितना आग है ना कि छात्रों खाली सपना दिखाता है। और देखिए 4 दिन 5 दिन गायब था यहाँ, देखा कि अब कोई नहीं है तो खान यहाँ हाईजैक करने के लिए आ गया। छात्र लेंगे, छात्र कैपेबल है, ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये आगे चल के सिविल सेवा के अधिकारी बनेंगे। इनको पता है कि हमारा लाइबिलिटी क्या है, इनको अपना ड्यूटी पता है, ये सब चीज जानते हैं। प्रॉपर तरीके से कहाँ ले जाके अपना बात रखना है। खान का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। खान केवल बच्चों को गुमराह करके अपना दुकानदारी चला रहा है। बच्चों को ये चीज समझना होगा। सत्तरवीं बीपीएससी परीक्षा की पीटी परीक्षा हो रही सियासत में प्रशांत किशोर भी अब कूद पड़े हैं। वहीं गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे खान सर और गुरु रहमान का कुछ छात्रों ने विरोध किया। छात्रों ने आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। वहीं बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी। तस्वीरें पटना के गर्दनीबाग की हैं और विरोध में उठती हैं आवाजें चर्चित कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान के खिलाफ है। विरोध तब हुआ जब खान सर गर्दनीबाग पहुंचे थे, जहां 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कुछ छात्र धरना दे रहे हैं। कुछ छात्रों ने दोनों पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ छात्रों के विरोध के बावजूद खान सर ने भी बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग की। क्या चाहते हैं? एक किनारा एक ईमान, एक किनारा एक ईमान। लेकिन बात अब कोचिंग संचालकों के समर्थन से आगे बढ़ते हुए सियासी रूप ले चुकी है और कई नेता छात्रों के बहाने सियासी रोटी सेकने में लग गए। अब इस सियासत में एक नई एंट्री हुई है जन स्वराज के प्रशांत किशोर की। उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जन स्वराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। पिछले 9 दिन से गर्दनीबाग में धरना दे रहे छात्रों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही लौटा दिया। वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि विरोध करने वाले चंद लोग हैं जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है कि वहाँ परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं है। आज भी जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है कि कहीं गड़बड़ी हुई। सिर्फ वो कह रहे हैं, कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है। अगर है तो उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा हुई। सिर्फ पटना के बापू एग्जाम सेंटर को छोड़कर हर जगह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बापू सेंटर पर कुछ छात्रों ने पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई और हंगामा किया। इसके बाद आयोग ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर है, जहां हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी की रेड की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। पटना के दोनों ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है।
ईडी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, रेड के दौरान बालू खनन में गड़बड़ी से जुड़े 50 करोड़ का दस्तावेज मिला है। इसके साथ बरामद दस्तावेजों की ईडी जांच करेगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं। दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉन बिजनेस में हुलास पांडे पार्टनर हैं। वहीं एलजेपी आरवी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यह छापेमारी की गई। ईडी ने अब तक अवैध खनन मामले में करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी के रडार पर हुलास पांडे। हुलास पांडे के 3 ठिकाने पर रेड। चिराग पासवान के करीबी हैं हुलास। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे अवैध खनन के मामले में ईडी की रडार पर हैं। हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ये छापेमारी की गई है। बिहार में अवैध रेत खनन से जुड़ा यह मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, जिसमें कि हुलास पांडे नाम के एक आरोपी के आवास पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हुलास पांडे की अगर बात करें तो हुलास पांडे जो एलजेपी पार्टी से जिसका ताल्लुकात बताया जा रहा है, वो बताया जाता है कि वो एलजेपी पार्टी का एक काफ़ी चर्चित नेता रहा है और जिस तरह से उसके संबंध की अगर बात करें तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में उसको काफी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक हुलास पांडे पर अवैध बालू खनन से जुड़े 2 केस दर्ज हैं। इसी मामले में बीते दिनों 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ईडी ने अब तक अवैध खनन मामले में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। काफी महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में अब तक कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जिस तरह से अब हुलास पांडे का नाम सामने आया है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब उससे पूछताछ की जाएगी तो कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ये पूरा मामला ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉल के अवैध बालू खनन से जुड़ा है। इसी केस में जेडीयू के पूर्व एमएलसी राधा सेठ और आरजेडी के सुभाष यादव पर कार्रवाई हो चुकी है। हुलास पांडे रसूख वाले नेता हैं। उनके ठिकानों पर ईडी की रेड बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हुलास पांडे बिहार से एमएलसी रहे हैं। उनकी गिनती बिहार के बड़े बाहुबली नेताओं में होती है। हुलास पांडे का नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी आया था। हुलास जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हैं। हुलास पांडे के अपराधों की लंबी फहरिस्त है। राजनीतिक गलियारों में हुलास की बड़ी पहुंच भी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने यादव ने पूछा कि आखिर बिहार में सरकार कौन चला रहा है। छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को 2 चिट्ठी लिखी है, लेकिन वो चिट्ठी का जवाब भी नहीं देते हैं। न सदन में बोलते हैं, न बाहर जवाब देते हैं। आखिर सरकार कौन चला रहा है? बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे 2 यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। सवाल पूछना चाहता है कि रद्द किया
तो एक सेंटर का क्यों किया, सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है, नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? नीतीश कुमार पर तेजस्वी के बयान पर सियासत सुलग गई है। आखिर बिहार में सरकार कौन चला रहा है? तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है तो आरजेडी ने बयान का समर्थन किया है। यादव ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। अपनी फेल हो चुकी राजनीति को चमकाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ये जो हमारे छोटे भाई बहनों के कंधे का सहारा ले रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल कुछ फर्जी कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर के छात्रों को भड़काने की जो नाकाम कोशिश कर रहा था, उसका पर्दाफाश तो आज छात्रों ने खुद ही कर दिया। देखिए, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने तो बिल्कुल सही सवाल खड़े किए हैं। बिहार की स्थिति अराजक हो गई है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। नेता विरोधी दल पत्र लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कोई जवाब नहीं। आखिर सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है? आरा में फुटबॉल का मैदान उस वक्त दंगल का अखाड़ा बन गया जब फाइनल मैच के दौरान जमकर मारपीट हो गई, जिसके वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बड़हरा प्रखंड के इब्राहिमपुर कर्जा हाई स्कूल के मैदान में शहीद सर्वेश्वर पांडे मेमोरियल फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। इसी दौरान कुर्सी पर बैठने की विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए फुटबॉल मैच चल रहा था, लेकिन इसी बीच कैसे तू मैं होती है, विवाद होता है और फाइनल मैच के दौरान जमकर मारपीट हो जाती है। देखिए वीडियो दूर से बनाया जा रहा है और ये मैदान अखाड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कुर्सी पर बैठने को लेकर के बस विवाद था और इस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि ये आपस में ही भिड़ गए। और अब खबर कटिहार से है। कटिहार में नए साल पर अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसपी वैभव शर्मा ने जिले का जायजा लिया। नए साल के दस्तक के बीच अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिला भर में चलाए जा रहे अभियान के जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए एसपी वैभव शर्मा रात में शहरी इलाके के मुख्य चौराहे पर खुद से मॉनिटरिंग करते दिखे। अपराध नियंत्रण को लेकर बिहार पुलिस कई ड्राइव चला रहा है। इसी को लेकर कटिहार पुलिस भी सड़क पर देख रहे हैं, ये रात की तस्वीर है और ये स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। आरक्षी अधीक्षक खुद है, उनके साथ पूरा कटिहार पुलिस महकमा की टीम है। जरा बात कर लेते हैं। सर, क्या है स्पेशल ड्राइव? ये अपराध नियंत्रण को फोकस में लेते हुए वाहन चेकिंग की स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। मेजर फोकस यही है कि ऐसे एरियाज़ में स्पेशल ड्राइव चलाई जाए ताकि एक तो पुलिस का प्रेजेंस उन एरियाज़ में दिखे। ऑड टाइम जो शाम का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, उस समय पुलिस के प्रेजेंस में लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। साथ ही साथ जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो क्रिमिनल लोग होते हैं, उनमें भी थोड़ा भय का वातावरण रहता है कि किस चौराहे पुलिस मिल जाएगी और कुछ इस तरह का एलिमेंट कैरी ना कर सकें। साथ ही साथ जो वाहन स्वामी हैं उनको एक अवेयरनेस भी रहता है कि जो ट्रैफिक रूल्स उसको फॉलो करें, हेलमेट पहने। तो इसी के लिए यहाँ पर चालान भी काटा जाएगा। नए साल को लेकर कितना प्रभावी है ऐसा अभियान? आगे भी चलेगा किस रूप में? बहुत प्रभावी है। नए साल को लेकर कई लोगों की, कई अपराधियों की अपनी तैयारी होती है और लोगों का जो सेलिब्रेशन को लेकर भी कुछ गलत तैयारियां रहती हैं। तो इसीलिए ये जो अभियान है अब ये लगातार चलेगा और इसमें अच्छी सफलताएं भी मिल रही हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के अभियान को अलग अलग एरियाज़ में लगातार डाइवर्सिफाई करते हुए, ताकि पब्लिक को ये आइडिया ना हो कि यहीं पर चलेगा, हम लोग चलवाएं
और लोगों के अंदर पुलिस के जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये कटिहार पुलिस का ये विशेष अभियान है और नए साल का दस्तक है। इस बीच कटिहार पुलिस अपराध नियंत्रण को दिशा में विशेष अभियान के माध्यम से पूरे जिले में इस तरह अपना जो उपस्थिति है वो दर्ज करवा रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनीतिक किरदार थे जिन्हें सत्ता और विपक्ष में बराबर सम्मान हासिल था। शांत चित्त और अभूतपूर्व प्रतिभा वाले राजनेता के तौर पर मनमोहन सिंह हर किसी के चहेते रहे। ये सम्मान उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया था। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे मनमोहन सिंह ने बचपन से ही संघर्षों को देखा था। बेहद कम उम्र में उनकी मां का निधन हो गया, लिहाजा दादी के पास उनका बचपन बीता। ये वो दौर था जब देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था, यानी मनमोहन सिंह ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश ने विभाजन की बड़ी त्रासदी को देखा था। उसी दौरान उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए कठिन मेहनत का रास्ता चुना। वो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, जो ये बताता था कि शिक्षा के प्रति उनकी ललक क्या थी। और बचपन की इसी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। 1956 में मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ सम्मान दिया गया। 1962 में मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड से डीफिल किया। 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला, जबकि 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस से मनमोहन सिंह सम्मानित किए गए। यानी संघर्षों की आंच में तपकर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करना किसी का भी सपना हो सकता है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली आवास पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि दी। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी रही। सीएम ने मनमोहन सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन इस मौके पर काफी भावुक नजर आईं। एक लंबी यात्रा उन्होंने की है और इसमें इस देश को एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम होगा। बहुत कम लोग ऐसे आज के समय मिलते हैं। उनके अनुभव, उनके दिखाए गए मार्गदर्शन इस देश के लिए एक मील का पत्थर है। एक परिवार को मजबूत रखने का जो एक व्यक्तित्व है वो सिर्फ घर के लिए नहीं, पूरे देश ने एक अपने व्यक्तित्व को खोया है, एक अनोखा व्यक्तित्व। और आज हम लोग सब लोग आए हैं और अपना दुख यही व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और कहीं ना कहीं सब लोगों को इस मुसीबत के समय में मिलजुल करके उनकी आत्मा की शांति। और मैं
हमारे आदिवासी में जैसे बोलते हैं कि मरंग गुरु के चरणों में उनकी बस। तो दिवंगत पूर्व पीएम का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 8 से 10 बजे तक अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। एआईसीसी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा रहेगा। एआईसीसी से ही अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। तो सुबह 11:45 पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।